हम गजानन माधव मुक्तिबोध पढ़ रहे थे। कल हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा। आज हम आगे देखते हैं, कविता शुरू करते हैं। कल हमने कवि का परिचय देखा था। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ इनका। पिताजी इंस्पेक्टर थे, बाद में ये हंस के संपादक रहे और इनको बार बार अपनी नौकरियां बदलनी पड़ी क्योंकि हटा दिए जाते थे। आइडियोलॉजी विचारधारा के प्रति समर्पित थे, मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करते थे, जिसमें आजकल की कम्युनिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विश्वास करती हैं। गरीब और मजदूरों की सरकार चाहते थे। कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी तो तब नहीं थी, जनसंघ था। तो इस टाइप की धार्मिक विचारधाराओं का विरोध करते थे, नास्तिक थे। और अधिकतर जो कॉमरेड हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, वो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो भगत सिंह है, जिन्होंने जेल से ही एक लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। कल हमने देखा कि ये भीड़ में विश्वास करते हैं। भीड़ को ये जनता कहते हैं। मतलब कि आप ये सोच सकते हो कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वो जनता को भीड़ कहती है और उससे दूर भागती है, उसको भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। अज्ञे ने अपनी कई सारी कविताओं में लिखा भी है। हमने पढ़ा था हरी घास पर क्षण भर, तो वो कहता है कि इस भागम भाग भरी जिंदगी से, इस गड्ढ मड्ढ अकुलाहट से मैं भाग कर इस पार्क में आया हूँ, हरी घास पर क्षण भर आया आराम करने के लिए। और वो अपनी प्रेमिका के साथ एक पार्क में बैठा है और उन दोनों की पिछली स्मृतियों को, यादों को ताज़ा कर रहा है। तो ये जो अज्ञेय की व्यक्तिवादी कविता थी, अज्ञेय व्यक्तिवादी थे। इस व्यक्तिवादी कविता के खिलाफ, इस व्यक्तिवादी विचार के खिलाफ, इसके अपोजिट, इसके विरोध में विचार आया समाजवाद का। एकदम उल्टा समाजवाद, यानी समाज के साथ, सबके साथ, भीड़ के साथ, जनता के साथ। इसी को मार्क्सवाद भी कहते हैं। इसी का एक रूप है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद में क्रांति होती है, रक्त रंजित क्रांति। समाजवाद में क्रांति नहीं होती। मार्क्सवाद क्रांति में विश्वास करता है, रक्त रंजित क्रांति में। समाजवाद में यह है कि खून खराबा नहीं होगा, लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव आएगा, किसानों मजदूरों की सरकार बनेगी। मार्क्सवाद ये कहता है कि इनको मार दो जान से और फिर एक क्रांति के द्वारा, खूनी क्रांति के द्वारा किसानों और मजदूरों की शासन सरकार स्थापित होनी चाहिए। दोनों में बेसिक अंतर है समाजवाद और मार्क्सवाद में। व्यक्तिवादी जो केवल एक व्यक्ति के बारे में सोचता है, समाज से अलग एक व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार करता है, व्यक्तिवाद भी गलत नहीं है। अज्ञेय एक कविता लिखता है, नदी के द्वीप। तो वो बोलते हैं कि ये समाज नदी की तरह है और एक व्यक्ति इसमें द्वीप की तरह है। तो जिस तरह से द्वीप नदी में बहेगा नहीं, अगर वो बह जाएगा तो नदी को गंदला कर देगा, उसकी अलग आइडेंटिटी है, उसका अलग पहचान है द्वीप की। वैसे ही समाज में एक व्यक्ति की अलग आइडेंटिटी, पहचान, वो भीड़ नहीं बनेगा। उसका अगर व्यक्तित्व चला गया तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, अच्छा नहीं कर सकता। तो यही अंतर है समाजवाद और व्यक्तिवाद में। आगे देखते हैं। हाँ, फिर हमने देखा कि फैंटेसी इनकी जो अभिव्यक्ति है उसका अनिवार्य माध्यम है। फैंटेसी के बारे में हमने पढ़ा था कल कि ये स्वैर कल्पना होती है, मनमानी कल्पना होती है और इसमें छूट होती है लेखक को कि वो कहीं से कहीं पहुंच जाए। कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था गांधी का मैंने, गांधी कल वाली क्लास में, आप दोबारा रिपीट करके उसको देखो, यूट्यूब पे मिल जाएगी कि फैंटेसी क्या होती है, मनमानी कल्पना क्या होती है। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, मान लो ये है स्वैर कल्पना क्या है, फैंटेसी क्या है। देखो, आप कल्पना करो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। आप कल्पना करो कि एग्ज़ाम हॉल आपके घर ही आ गया है, आपके घर में ही एग्ज़ाम लग रही है। आप एग्ज़ाम देते देते कॉलेज से पहुंच गए अपने घर, तो कोई घर में थोड़े एग्ज़ाम होती है। तो यह है फैंटेसी, मनमानी कल्पना, स्वैर कल्पना। आपने कल्पना कर ली कि घर में ही एग्ज़ाम हो रहा है, 10, 20, 30 विद्यार्थी बैठे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर आप कल्पना करो कि आपका जो कमरा है एग्ज़ाम देने का, वो युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। आपके हाथ में कलम की जगह बंदूक आ गई है और आप लड़ाई कर रहे हो। तो जो पाठक है, जो इसका अर्थ निकालेंगे, आलोचक, वो ऐसे निकालेंगे कि जो कलम होती है वो बंदूक का भी काम करती है, उससे भी बदलाव आता है। तो इस तरह से इसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। अर्थ निकालने के लिए पाठक और आलोचक स्वतंत्र होते हैं और जिस कविता में जितने ज़्यादा अर्थ निकालने की संभावनाएं होती हैं वो ज़्यादा महान कविता मानी जाती है।
कविता को इस एक अर्थ से बंद कर नहीं रहे, उसमें एक से ज़्यादा अर्थ निकले और हर अर्थ यही लगे कि यही सही अर्थ है, वही कविता की महानता है। कोई कहे कि इसका ये अर्थ भी हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, अच्छी बात है। इस कविता में देखो कितने अर्थ भरे जा सकते हैं, कितने एंगल से सोचा जा सकता है, किस तरीके से, किस कोण से सोचा जा सकता है, यही तो कविता की महानता है। और कविता में सीधा सीधा अभिव्यंजना में एक अभिधा में केवल एक ही अर्थ निकले तो वो कविता इतनी महान नहीं मानी जाती। अभिधात्मक कविता की बजाय लाक्षणिक कविता ज़्यादा महान समझी जाती है, जिसमें लक्षणा हो, लक्षणा और व्यंजना जिसमें हो उसको महान कविता मानी गई है। और रीतिकाल में तो कहा भी गया है कि लक्षणा और व्यंजना का काव्य उत्तम होता है। अब हम कविता पे आते हैं, पाठ पे आते हैं। कविता का शीर्षक है लकड़ी का रावण। लकड़ी का रावण देखा है सबने, अभी जलाया है। इस साल कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पे आयोजन नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे रावण तो जलाए गए हैं। आप सबने देखा ही होगा लकड़ी का बना हुआ रावण, जिसमें अंदर पटाखे भरे होते हैं। तो लकड़ी का रावण बनाया जाता था। पटाखे पहले कहीं भरते थे, कहीं नहीं भरते थे पटाखे उसमें। अब तो संसाधन हो गए हैं, पटाखे ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें पटाखे भी भरते हैं। नहीं तो पहले तो केवल लकड़ी का घास फूस का बना के बाहर कपड़े लगा के उसको पुतला बना के और जला दिया जाता था। पटाखे उसमें नहीं होते थे, या होते थे तो बड़े लेवल पे नहीं होते थे। केवल लकड़ी का ही बना होता है, वो अंदर बाँस होता है और घास फूस भर देते हैं, पटाखे भर देते हैं। तो ये लकड़ी का रावण क्या है? ये क्या बच्चों के लिए कविता लिखी गई? मुक्तिबोध जैसा लेखक जो प्रतिबद्ध है विचारधारा के प्रति, मुक्तिबोध जो मार्क्सवाद के प्रति क्रांति लाना चाहते हैं, मार्क्सवाद से जो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, किसानों मजदूरों की सरकार बने, क्या वो खेलने के लिए बच्चों के लिए कविता लिखेंगे लकड़ी का रावण? मनोरंजन के लिए कविता लिखेंगे लकड़ी का रावण? कुछ ना कुछ तो इसका अर्थ होगा ना ज़रूर। लकड़ी का रावण जरूर, इसका अर्थ देखते हैं। लकड़ी का रावण प्रतीक है पूंजीवाद का, पूंजीवाद का प्रतीक है। समाज की 6 अवस्थाएं मार्क्स ने बताई थी। समाज आगे बढ़ा है धीरे धीरे। सबसे पहले बताया था आदिम अवस्था, जहाँ पे लोग जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, खाते थे। विज्ञान में पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, क्या आदमी आदिवासी ज़िंदगी में इस तरह से रहता था। और आज भी दुनिया में कई सारे आदिवासी नंग धड़ंग रहते हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं, घर तक नहीं है उनके, कपड़े तक नहीं पहनते वो लोग। आज भी 21वीं सदी में भी अपने भारत में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी, सेंटनली द्वीप के आदिवासी जो जारवा हैं, वो लोग कपड़े नहीं पहनते अभी। पिछले 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक अमेरिकी पत्रकार उनके एरिया में चला गया, तो उसको उन्होंने तीरों से छलनी कर दिया, मार दिया, और सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, और उस एरिया में किसी को जाने भी नहीं देती सरकार। तो आज भी 21वीं सदी में भी आदिवासी रहते हैं बिना कपड़ों के, आदिम अवस्था में। तो मार्क्स ने बोला कि सबसे पहले सारी दुनिया में आदिम अवस्था थी, फिर दास युग आया, यानी कुछ शक्तिशाली लोगों ने कुछ को दास बना लिया, घर और समाज बन गया, और दासों के द्वारा खेती करवाई गई, काम करवाया गया। दास युग के बाद में सामंतवाद आया। राजा महाराजा बने, सामंत बने, सामंतों के यहाँ पे भूमि थी, भूमि पे उनका अधिकार था, भूमि सामंत की मानी जाती थी, और उनके सेवक नौकर, उनके खेती करने वाले, उनसे किसानों से वो टैक्स लेता था और अपनी सेना रखता था, और बलपूर्वक लोगों को अपना गुलाम बना के रखता था, और निश्चित भूभाग पर सामंत का अधिकार होता था। तो ज़मीन पर कब्जा हुआ, सामंतवाद आया। इसके बाद जो अवस्था आई उसको बोलते हैं पूंजीवाद। सामंतवाद के बाद आया पूंजीवादी अवस्था। इसमें व्यापारी वर्ग आया, फैक्ट्रियाँ लगी, कारखाने लगे, फैक्ट्रियों में उत्पादन होने लगा, एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसको बोलते हैं मजदूर वर्ग। एक नया वर्ग आया जिसको बोलते हैं मजदूर वर्ग। पहले आज की तरह छुट्टियां नहीं होती थी कारखानों में, 18 घंटे काम लेते थे। 18 घंटे काम करने के बाद भी 7 दिन में एक दिन छुट्टियां नहीं होती थी मार्क्स के टाइम पे, बाद में होने लगी। रविवार की छुट्टी नहीं होती थी, काम लगातार करना पड़ता था, शोषण था, गंदी बस्तियों में रहते थे मजदूर, रहने की हालत इतने ख़राब थे कि ज़िंदगी जी नहीं सके आदमी।
पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं और मजदूर ऐसे कीड़ों मकोड़ों की जैसी ज़िंदगी जीते थे। तो मार्क्स ने विचार दिया वर्ग संघर्ष का। उसने बोला कि समाज में दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्सेस सर्वहारा में हमेशा लड़ाई होती रहती है। पूंजीपति वर्ग का जो ताना बाना है वो शोषण पर टिका है। जितने भी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कारखानों के मालिक हैं, वो पूंजीपति हैं। जो पैसे वाले हैं वो पूंजीपति हैं। सर्वहारा वर्ग में आएगा गरीब किसान, मजदूर और दलित और दबे कुचले वर्ग। सर्वहारा वर्ग में स्त्री भी शामिल है। तो ये लोग सर्वहारा वर्ग के लोग इनका शोषण करते हैं पूंजीपति। तो वर्ग संघर्ष कहा, इन दोनों में संघर्ष चलेगा, उसको बोलेंगे वर्ग संघर्ष। और सर्वहारा वर्ग मिलके पूंजीपतियों का खात्मा कर देगा और एक दिन इनकी सरकार आ जाएगी, ऐसा मार्क्स सोचते थे। शोषण इतना ज़्यादा हो जाएगा सर्वहारा का कि ये लोग पूंजीपतियों का खात्मा कर देंगे एक दिन लड़ाई के द्वारा। तो उसी पे एक कविता लिखी गई, लकड़ी का रावण। ये प्रतीक है पूंजीवाद का, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, पैसे वाले हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं। हाँ, तो ये जो पूंजीपति वर्ग है, इस पूंजीपति वर्ग के खिलाफ एक कविता है। अब इन्होंने इसके आगे की अवस्था भी बताई। समाज में एक पांचवी अवस्था आएगी, इसका नाम दिया इन्होंने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। इसका नाम दिया सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, जिसमें सर्वहारा वर्ग के लोग, जिसको पोलिटरेट बोलता है इंग्लिश में मार्क्स, तो पोलिटरेट वर्ग के लोग, सर्वहारा वर्ग के किसान और मजदूर लोग क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों का सफाया कर देंगे और किसानों और मजदूरों की सरकार होगी और सबको बराबर दे दिया जाएगा। नहीं किसी को कम होगा, नहीं किसी को ज़्यादा होगा। जितनी जिसकी आवश्यकता होगी उतना संसाधन वो ले लेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी तो हवेलियों में रहता है और दूसरे के रहने के लिए छत पे, माथे पे छत भी नहीं है, एक 4 व्हीलर में घूमता है और दूसरे को साइकिल भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा। संसाधनों का समान वितरण होगा इस अवस्था में। जिसको जितनी आवश्यकता होगी उतना उसको दे दिया जाएगा और खुद की क्षमता के अनुसार काम करेगा आदमी। ऐसा नहीं है कि पड़ा पड़ा खाएगा, क्षमता अनुसार काम होगा। हाँ, तो देखो, अब इसके बाद एक अवस्था और बताई मार्क्स ने। उस अवस्था में राज्य भी नहीं रहेगा, सरकार भी नहीं रहेगी और असली साम्यवाद आ जाएगा। उसी को बोलते हैं छठी अवस्था। ये अंतिम है, इसको बोलते हैं साम्यवादी अवस्था। जो लोग पॉलिटिकल साइंस के हैं वो जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा मार्क्सवाद में इसको। ये साम्यवादी अवस्था क्या है, यानी जब सब बराबर हो जाएंगे तो कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब बराबर होंगे, किसी के पास ज़्यादा नहीं होगा, किसी के पास कम नहीं होगा। तो राज्य का, सरकार का, पुलिस का क्या करेगा कोई? पुलिस तो पैसे वालों को बचाने के लिए है ना, कि कोई इनकी गाड़ी नहीं लूट ले, इनके व्यापार नहीं लूट ले, व्यापारियों को लूट नहीं ले, इनके पैसे नहीं लूट ले। गरीबों का क्या लूटेगा? तो कानून और व्यवस्था नहीं बिगड़ जाए इसके लिए। तो साम्यवादी अवस्था में राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, सब बराबर होंगे, पहले जैसी अवस्था आ जाएगी। ऐसा मार्क्स की कल्पना है। इसमें 4-5 अवस्थाएं आ चुकी है। सबसे पहले पूंजीवाद भी आ गया है और पूंजीवाद के बाद में रूस में और चीन जैसे देशों में साम्यवाद, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद भी आ गया। 5वीं अवस्था भी आ गई। छठी अवस्था आना भी बाकी है, हो सकता ना आए, हो सकता आए। तो मार्क्स हर तरह की बराबरी में विश्वास करते थे, धर्म को नहीं मानते थे। ये और बड़ी बात है, ये लोग धर्म को नहीं मानते, धर्म को अफीम कहते हैं। धर्म अफीम है, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। मार्क्स बोलता है कि धर्म अफीम है। जिस तरह से अफीम को खाने के बाद में आदमी सही गलत का पता नहीं रहता, नशे में धुत पड़ा रहता है, सोचता नहीं है कुछ भी, तार्किकता खो देता है, वैसे ही धार्मिक लोग होते हैं जो तार्किक नहीं होते। आप उनसे तर्क करो तो भाग जाएंगे। पूछो भगवान ऐसे क्यों हैं, ये भारत में ही क्यों है, विदेशों में क्यों नहीं है, 10 चीज़ें पूछोगे तो फिर वो तर्क नहीं करेगा, वो चला जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। तो मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम जैसी है। इसीलिए मार्क्सवादी लेखक अधिकतर नास्तिक हैं, जैसे कि मुक्तिबोध, जैसे कि भगत सिंह, जैसे कि प्रेमचंद। अब कविता पे आता है, लकड़ी का रावण कविता। पूंजीवाद का प्रतीक है ये, लकड़ी का रावण।
दिखता त्रिकोण इस पर्वत शिखर से, अनाम अरूप और अनाकार, असीम असीम एक कोहरा, भस्मीला अंधकार फैला है कटे पिटे पहाड़ी प्रसारों पर, लटकती है मटमैली ऊंची ऊंची लहरें मैदानों पर सभी ओर। पहले देखते हैं, पूंजीवाद है, लकड़ी का रावण प्रतीक बनाया है। मान लो वो लकड़ी का रावण ऊंचा होता है ना, तो दिखता त्रिकोण इस पर्वत शिखर से, पर्वत शिखर के त्रिकोण से क्या दिख रहा है? लकड़ी का रावण बहुत ऊंचा है, अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है, यानी पूंजीवाद अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है और देखता है जनता की तरफ। नीचे जनता है, गरीब, अपेक्षित, सर्वहारा किसान मजदूर दिखता, देख रहा है इन गरीबों को, इन मजदूरों को, इन किसानों को। त्रिकोण इस पर्वत शिखर से, बहुत ऊंचे पर्वत शिखर पर बैठा है, त्रिकोण पर बैठा है, जहां से वो दिखाई देता है। ये त्रिकोण हो गया है, देखो ये त्रिकोण हो गया, पहाड़ है, यहाँ से मान लो कोई नीचे देखे तो एक दिशा नीचे, एक दिशा ऊपर, एक नीचे, एक इधर, ये त्रिकोण हो गया। हाँ, त्रिकोण इस पर्वत शिखर से, अनाम अरूप और अनाकार, असीम एक कोहरा, भस्मीला अंधकार फैला है कटे फिटे पहाड़ी प्रसारों पर, लटकती है मटमैली ऊंची ऊंची लहरें मैदानों पर सभी ओर। अनाम सर्वहारा वर्ग, अनाम है, पता नहीं कौन कौन से कैसे कैसे लोग गरीब उपेक्षित हैं बेचारे। अरूप, उनके कोई रूप नहीं है, पूंजीवाद के जैसे व्यक्तिवाद नहीं है, वहाँ पे भीड़ जैसी है वो समाज में, सब ये लोग सर्वहारा वर्ग हैं। अनाकार, इनका कोई आकार नहीं बना अभी। अनाम अरूप अनाकार इसलिए कहा है क्योंकि लोग संगठित नहीं हैं, क्योंकि ये गरीब लोग संगठित नहीं हैं। का शोषण होता है तो इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, इनको ये एकजुट नहीं है, विरोध नहीं कर पा रहे हैं। असीम एक कोहरा, बिना पहचान के है, असीम यानी बहुत ज़्यादा है, असीम यानी बहुत ज़्यादा है, बिना पहचान के सर्वहारा वर्ग है ये। फैला है कटे पिटे पहाड़ी प्रसारों पर, यानी असंगठित है। लटकती है मटमैली ऊंची ऊंची लहरें, किसकी? अंधकार की, मैदानों पर सभी ओर। अंधकार किसका है? अज्ञान का। इस सर्वहारा वर्ग में अज्ञानता है, एकजुट नहीं है, इसीलिए अंधकार की लहरें लटक रही है चारों तरफ, और ये वर्ग भी पूरा अज्ञान में डूबा हुआ है, एकजुट नहीं है, पूंजीपतियों का विरोध नहीं कर पा रहा है। इससे आगे हम कविता कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।